नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में स्वाभाविक तौर पर इलेक्शन है और इलेक्शन अब कह सकते हैं कि समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। हमने खबर चलाई थी कि चित्तौड़गढ़ संकट में है और इस बार चीज़ें बदलती हुई दिख रही है। वजह क्या था? मतदाता वोट के लिए नहीं निकले थे, लेकिन अभी जो ताज़ा जानकारी जो हमारे पास आई है, अचानक औरंगाबाद के वोटिंग परसेंटेज में 20% का इजाफा हो गया पिछले 3 घंटे के अंदर में। 44 पार कर गया है, जो पिछले बार के चुनाव से भी ज़्यादा वोटिंग होने लगा है। ये 3 घंटे के अंदर में इस तरीके से वोटिंग आप समझ सकते हैं कि इसे कैसे टर्न आउट हो गया है। चीज़ें बदलती हुई दिख रही है। जिस मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक महज 100-125 वोट गिरे थे, अब वहाँ 600 पार वाली स्थिति बनती जा रही है। लगातार खबरें आ रही हैं कि जिन मतदान केंद्रों पर सुबह से वोटर दिख नहीं रहे थे, वो अचानक वोटरों की संख्या ही नहीं बढ़ी है, वोटिंग का स्पीड भी बढ़ गया है। आखिर इसकी वजह क्या है? औरंगाबाद में ऐसा क्या हुआ कि लोग सड़कों पर उतर गए, मतदान केंद्रों पर उतर गए? चलिए, हमारे साथ लव कुमार सिंह हैं, जो औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक रूप से काफ़ी कुछ समझदारी भी इनके हैं, बीजेपी और जदयू से जुड़े हुए भी हैं, लेकिन फिर भी जब हमारी उनसे बातचीत होती है तो बहुत तरीके की स्पष्टता के साथ अंदर क्या चल रहा है ये खबरें हमें ये बताते हैं। जो खबरें वहाँ से आ रही थी कि इमामगंज के इलाके के मुसलमान भी बीजेपी को वोट कर रहे हैं। टेकारी में अजय कुशवाहा के खिलाफ माहौल इतना ज़बरदस्त बना है जिसका अंदेशा नहीं था। वहाँ से वो एक बार विधायक रह चुके हैं। इतना ही नहीं, और आगे बढ़िए, गुरारू वगैरह के इलाके में बढ़िए तो यादव मतदाता भी, इमामगंज में भी यादव मतदाता सुशील सिंह के साथ खड़े दिखने लगे हैं। तो ये बदलाव या ये चीज़ें क्यों आई हैं, इसको समझने के लिए सीधे हम लव सिंह के साथ जुड़ते हैं और समझना चाहते हैं कि आखिर चित्तौड़गढ़ के बचाने की जो कोशिश है, या यूं कहें कि चित्तौड़गढ़ को लेकर जो चीज़ें दिख रही हैं 2-3 घंटे में, इस बदलाव की वजह क्या रही है? चलिए हम सीधे चलते हैं, लव सिंह से बात करते हैं। लव कुमार सिंह जी के बारे में जदयू से भी इनका रिश्ता रहा है, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी इनकी पकड़ रही है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी। और हमारी जब इनसे बातचीत होती है तो ये फिर पूरी ईमानदारी के साथ विश्लेषण करते हैं। तो सीधा हम औरंगाबाद से लव कुमार सिंह से जुड़े हैं। लव जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या खबर है? तो क्या लग रहा है, लालू यादव जी का जो सपना था कि भाई जीवन के अंतिम क्षण तक हमारी कोशिश है कि किसी तरीके से अब चित्तौड़गढ़ में एक बार झंडा फहरा ले राजद का, कुछ इस तरीके का शुरुआती रुझान में तो ये खबरें भी आई है कि सवर्ण वोटर बाहर नहीं निकल रहे थे, अब दिल ढलने वाला है। अब क्या स्थिति है? नहीं संतोष जी, औरंगाबाद के परिदृश्य में जैसे जैसे वोटर का टर्न आउट हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ परिस्थितियां क्लियर भी होते जा रही है। अभी हम 10-15 बूथों से घूम कर आ रहे हैं, और जिस तरह से बुजुर्ग वोट मतदाता जो औरंगाबाद के अस्तित्व को बचाना चाहता है, जो ये जात पात और उन्माद से दूर रखना चाहता है, जो जंगल राज में फिर से वापसी नहीं चाहता है, और जिस तरह का कैंडिडेट आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि उनकी जीवन की इच्छा है, अंतिम इच्छा तक थी कि हम किसी भी तरह से औरंगाबाद में अपना किला फतह कर लें। लेकिन हमें इस बार भी वैसा होता प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं कुटुंबा क्षेत्र के नवीनगर के 10 विधानसभा 10 पंचायत है, उधर से घूमते हुए आ रहा हूं, तो सभी जगह ऑलमोस्ट एनडीए की बढ़त है। कहीं भी नहीं कुछ एक जाति विशेष है, और एक जाति विशेष के बीच में उन्माद फैलाकर लालू जी फिर से बिहार को जातीय उलझनों में उलझाकर, और एक जो पहले नरसंहारों का दौर चलाते थे जिससे उनको फायदा होता था, उस तरफ ले जाना चाहते हैं, जंगल राज की तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन औरंगाबाद के मतदाता उसमें देखिए
चूंकि आपने चित्तौड़गढ़ का जिक्र किया, तो चित्तौड़गढ़ में ये जिक्र भी जरूरी है कि चित्तौड़गढ़ के रक्षक के रूप में यहाँ भामाशाह खड़े हैं, यहाँ कोलभील खड़े हैं। मैं जिस तरह से ये जो मांझी वोटरों का रुझान देख रहा हूं, तो लगता है कि सचमुच चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप के साथ आज भी कोलभील, भामाशाह और हकीम खां सुर भी हैं। सबसे आश्चर्य की बात आपको ये लगेगी, पूरे इंटायर बिहार में मुस्लिम मतदाता वोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बीजेपी को, लेकिन इमामगंज से फीडबैक मिला, यहाँ भी कई बूथों पे कुछ न कुछ परसेंट मुस्लिम मतदाता भी जो हकीम खां सूर को मानने वाले लोग हैं, वो महाराणा को बचाने में लगे हुए हैं। वो तलवार लेकर खड़े हैं, जो तलवार के साथ ही हकीम खां सूर दफन हो गया था, अकबर की सेना उससे भय खाती थी, वैसा ही माहौल दिख रहा है। और मैं आश्चर्य के साथ आपको बता रहा हूं, मैं 4-5 विमल यादव जी से हमारी बात हुई, एक बूथ पे मुझे मिले शिवबचन यादव जी, उन्होंने कहा कि भाई इनको दे के क्या होगा, ऐसे उम्मीदवार को दे दिए हैं जो कहाँ रहेंगे पता नहीं, ये कलकत्ता रहेंगे कि बॉम्बे रहेंगे। कम से कम सुशील सिंह मुख्यालय में मिल तो जाते हैं, सही की गलत आदमी आके उनसे भेंट तो कर लेता है। लालू प्रसाद यादव के पास अपना तो कोई उम्मीदवार था नहीं, तो ये पता नहीं कहां से एक उम्मीदवार। और दूसरी एक अलग चर्चा है यादवों के बीच में कि ये उम्मीदवार के बारे में उनके मन में बड़ा कंफ्यूजन है। उन्होंने कहा कि हम तो चूंकि एक आदमी से सीट बनना बिगड़ना नहीं है, लेकिन सुशील बाबू के यहाँ जाते हैं तो कम से कम फोन कर देते हैं, काम कर देते हैं, इनको तो भेंट ही नहीं होगी हम लोगों को। ये बातें हैं संतोष जी, और इससे नकारा नहीं जा सकता। और मैं हमको जहां तक लगता है कि औरंगाबाद लोकसभा में संतोष जी 15 से 20% यादव मतदाता भी सुशील कुमार के पक्ष में खड़े हैं और मुस्लिम मतदाता भी खड़े हैं। नहीं, मुस्लिम मतदाता के बारे में तो पिछले बार के चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में इमामगंज में तो मेरा खुद का अनुभव है कि मुसलमान वोटर वोट कर रहे थे, और उस मतदान केंद्र पर अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई है, तो वो जो मुसलमानों का एक पॉकेट है जो नक्सलियों से लड़ते रहे, और मुसलमानों में जो सवर्ण मुसलमान है उनका सुशील सिंह से मतलब राजपूतों से एक रिश्ता रहा है उस इलाके में, उस रिश्ते की वजह से वोट कर रहे हैं वहां। ये खबर तो अभी हमें मिली है। लेकिन हाँ, दागी में भी वोटिंग परसेंटेज इस बार, जो पिछली बार दागी का आपको वोट नहीं मिला था, इस बार दागी का वोट मिला, लेकिन 80% से ज्यादा दागियों का वोट मिल रहा है आश्चर्यजनक रूप से। अभी मैं गुड़ारू के एक मुखिया जी से बात कर रहा था, नाम लेना उचित नहीं है, वो दांगी समुदाय से ही है। उन्होंने कहा कि दांगियों का वोट अप्रत्याशित रूप से, क्योंकि इस कैंडिडेट को वहां के लोग ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, टेकारी से सबसे ज्यादा वोट से आदमी हारेंगे कि वहां ये विधायक रहे, लेकिन दोबारा इनकी हैसियत नहीं हुई कि फिर वहां से विधानसभा चुनाव भी लड़े। इनका चरित्र ऐसा रहा कि वहां से छोड़कर ही बेलागंज लड़ने चले गए, सुरेंद्र यादव जी के खिलाफ लड़े और वहां से मुंह खाए। तो यादवों से लड़ाई भी लड़ते रहे, वहां के यादव में भी। इस्माइलपुर एक गांव है जहां से 50% से ज्यादा यादव मत कर रहे हैं सुशील बाबू को। राजू जट करके एक जिला परिषद है, उसके गांव में 75% यादवों का मत पड़ रहा है ये बीजेपी को। माने आश्चर्यजनक रूप से सारे समीकरण पूरे देश के ध्वस्त हो गए हैं और सब लोग औरंगाबाद के अस्मिता के साथ खड़े हैं। एक और बात जो कल तक आप ये कह रहे थे कि नीतीश जी क्या राजनीतिक हैसियत अब क्या रही, या फिर ये बात भी हो रही थी कि उनका वोटर, लेकिन जिस तरीके से अति पिछड़ा वोटर नीतीश के सहारे, देखिए हम कई मतदाताओं से हमारी बात हुई, उसके जुबान पर आज भी नीतीश कुमार है। ये जो अति पिछड़ों का जो कह सकते हैं कि जो झुकाव अभी दिख रहा है आपके इमामगंज, गुरारी और कुटुंबा इलाके में, उसमें तो कहीं न कहीं नीतीश अभी भी उसके दिल में है। ये चीजें तो देखने को मिला है हर चरण के चुनाव में। नवादा में भी यही स्थिति है। अगर नवादा में भी कुछ अगर रिजल्ट अगर अप्रत्याशित नहीं हो, क्योंकि वहां दूसरे तरीके के फैक्टर काम करना शुरू कर दिया है। और आपको आश्चर्य होगा, जमुई में जो लग रहा था कि चिराग और इसके बीच, रविदास के बीच बहुत ही क्लोज फाइट है, लेकिन अति पिछड़ों ने तो बड़ी साहस दिखाई है और उसी मजबूती के साथ खड़ा है। जी, अति पिछड़े अप्रत्याशित रूप से अब सिर्फ वोट नहीं कर रहे हैं, रिसिस्ट करके वोट कर रहे हैं। कई जगह ऐसा हुआ कि महागठबंधन के लोग अति पिछड़े लोगों को वोट देने से रोक रहे हैं, लेकिन वो जबरदस्ती बूथों पे लाइन में लगे हुए हैं और महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता उनका विरोध कर लें, लेकिन वो पूरी तरह मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और दूसरी चीज कि आज के प्रयोग में
देखिए बीजेपी के साथ भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जुड़ गया है संतोष जी, कि उसका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पिछड़ा अति पिछड़ा खुद ही है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों अति पिछड़े से आते हैं। भारतीय इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ था, तो इस बात का भी असर बहुत तेजी से है। और खास करके जो जो उस तबके के मतदाता हैं, कल ही रफीगंज में एक जगह कुछ आरजेडी अपने तत्वों के द्वारा राजेश करके वहां वार्ड पार्षद की मैं इंटरव्यू देख रहा था, धमका रहे थे सिर्फ 25 घर है उसमें अति पिछड़े, लेकिन वो आज बूथ पर सबसे पहले लाइन में लगे हुए थे, उनको धक्का मुक्की भी हो रही थी तब भी वो लाइन में लगकर वोट कर रहे थे। ये इस बात को दर्शाता है। और माननीय नीतीश कुमार जी ने 15 साल 17 साल जो काम किया है उसको कोई नकार नहीं सकता है संतोष जी। उन्होंने जो बिहार को पटरी पर लाया है इसमें उनका योगदान निश्चित तौर पर है और इसको कोई नहीं नकार सकता है। मतलब वो वोटर भले वोट कोशिश कर ले उनको हाशिया पर पहुंचाने का, जनता के दिल में अभी भी है वो। नहीं, काम को तो सब लोग याद रखता है संतोष जी, मैं इस बात में नहीं आऊंगा, क्योंकि अब कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं, कौन अपना मतलब साध रहा है, वो तो का विषय है। बट अच्छा, इतना है जैसे पिछली मतलब क्या लगता है, तो पिछली बार 72,000 के करीब वोटिंग से हार जीत हुई थी, और जो चीजें दिख रही है कि वोटिंग परसेंटेज पिछले बार से भी काफी कम दिख रहा है, तो मतलब कैसे उम्मीद आप लोग कर रहे हैं कि भाई हम लोग जीतेंगे ही? संतोष जी, जब भी वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो समझ लीजिए कि जिसकी सरकार है उसी के पक्ष में मतदान हो रहा है। जब आक्रोश सरकार के प्रति बढ़ता है, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं और आप कहीं भी कवर किए होंगे, वोटिंग परसेंटेज अगर बहुत अप्रत्याशित बढ़ता है तो समझ लीजिए कि सरकार के लिए खतरा है, लोगों के मन में आक्रोश है। नहीं, देखिए 2019 में वोटिंग परसेंटेज कमा, लेकिन मोदी बहुत ज्यादा, अब वो पैमाना नहीं रहा लव जी। पहले हम लोग मानते थे कि वोटिंग परसेंटेज मतलब सरकार के फेवर में चीजें जा रही हैं, आक्रोश नहीं है, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। आपको वाकई में लगता है, क्योंकि पिछले बार मात्र 72,000 वोट से हार जीत हुई थी, और इस बार पिछले बार की तुलना में थोड़ा एग्रेशन बढ़ा है, मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ, तो हार जीत का मार्जिन क्या रहेगा? मतलब आप तो नहीं, कॉन्फिडेंस हार जीत का मैं गिनती नहीं बताऊंगा, लेकिन हार जीत की मार्जिन बहुत अच्छा रहेगा, इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। अंडर करेंट है, 5 किलो अनाज है, और योगी बाबा का यहाँ औरंगाबाद में आना, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से 75 साल के मतदाता मुझे दुआरी मत के बूथ पर मिले, लाठी लेके खड़े हुए और बता रहे थे कि योगी बाबा क्या कह के गए हैं, और उसको एक बहुत ही आप समझ लीजिए कि आंदोलित कर दिया है औरंगाबाद की धरती को। उन्होंने जो कहा कि माफियाओं का राम नाम सत्य, यही बाबा बोले कि जोगी जी कहले थी कि राम जय सिया राम भी है और राम नाम सत्य भी हम कर दे, वही जो अथी करा उहे राज हमरा चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है योगी के प्रोग्राम के बाद, औरंगाबाद के मतदाताओं में बहुत बड़ा उत्साह बढ़ा है। लेकिन देखिए, लेकिन अभी व्हाट्सएप में कुछ मैसेज अभी हम देख रहे थे, अभी भी आपके जो एनडीए के जो कट्टर समर्थक जो लोग हैं, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, वहां 10% 12% भी पोलिंग नहीं हुआ है। संतोष जी, पोलिंग पिछली बार टाउन में भी 40% हुआ था। आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं कि हम लोग थोड़ा अभी शाम होने दीजिए, धूप में आपके मतदाता थोड़ा कम जाते हैं, वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक हो जाएगा। और सवर्ण वोटर से ही नहीं, अति पिछड़ा और खास करके पासवान समाज का वोटर मैं तो देख रहा हूं, और मांझी समाज का वोटर, मतलब मैं तो उनके जज्बे को सलाम करता हूं, जिस तरह से बूथ पे खड़े हैं इस दोपहर में, और यहाँ 42 डिग्री तापमान है, और इतना लू अभी औरंगाबाद में पिछले किसी दिन में भी नहीं चला था। मुझे अभी मैं एक घर में आके बैठा हूँ, अपने मंटू सिंह मुखिया है, अंबा में ही बैठा हूँ जहां सबसे ज्यादा था, टंडवा से घूमकर, तो थोड़ी राहत हुई। और आप मेरा हालत देख रहे होंगे, मेरा चेहरा कैसा हो गया है, और उसमें वो बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी बूथ पे खड़े हैं। तो इस बात को दर्शाता है कि यहाँ चित्तौड़गढ़ बचाने की लड़ाई यहाँ सिर्फ सवर्ण नहीं लड़ते हैं संतोष जी, यहाँ भामाशाह और कोलभील और हकीम खान सूर भी लड़ते हैं, इसलिए चित्तौड़गढ़ है और चित्तौड़गढ़ इसीलिए रहेगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम 5 बजे के बाद भी आपसे बात करेंगे कि क्या हुआ, लेकिन चलिए, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आपने स्पष्टता से अपनी बात कही है, लेकिन लड़ाई बहुत जबरदस्त है। टेकारी, जैसे आप टेकारी का पता कर लीजिए, टेकारी में जहां से वो विधायक रहे सबसे ज्यादा मतों से वहीं से हारेंगे। अभी मैं जहां जहां वहां फोन किया हूं, वहां के यादव समुदाय, वहां के अति पिछड़ा, वहां का दलित, सारे लोग इनके खिलाफ मतदान कर रहे हैं। इमामगंज में चलिए सारे लोग वैसे ही लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।